जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में कौन सा टॉपिक चल रहा है हम लोगों का? इन्फ्लेशन ना, अर्थात मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को हम समझने के लिए नॉर्मल शब्दों में क्या कह सकते हैं? महंगाई। क्या कह सकते हैं? महंगाई। और हमने पढ़ा था, हम लोग कहां तक पहुंचे थे? गति के आधार पर ना, गति के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। तो पहले हमने बताया था कौन सी? रेंगती हुई ना। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कब कहलाएगी? जब 0 से 3% ना, जब महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? 0 से 3% तक अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेंगती हुई ना, ट्रीपर्स, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। फिर रेंगती हुई के बाद हमने कौन सा बताया था? वॉकिंग ना, चलती हुई। चलती हुई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक था? 3% से लेकर 4% से लेकर 10% तक ना, 4% से लेकर 10%। अगर महंगाई 4% से लेकर 10% तक बढ़ रही है वार्षिक ना, तो वो कौन सी मुद्रास्फीति कहलाएगी? महंगाई में कौन सी? वॉकिंग ना, चलती हुई। तीसरी होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो दो हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज तीसरी है कौन सी? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति का मतलब हमने क्या बताया है? महंगाई ना। तो जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है ना, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 11% से लेकर 99% तक। 11% से लेकर कितने प्रतिशत तक? 99% तक। अच्छा, ये बताइए कि इसमें से कौन सी सही है? कौन सी सही है? पहली वाली ना। हमने बताया था महंगाई एक निश्चित अनुपात में बढ़ना चाहिए ना। ये कम अच्छी है ना। ये कौन सी है? कम अच्छी। ये अच्छी नहीं ना। और अगर 99%, अगर 100% से ऊपर आपकी महंगाई हो गई, अगर 100% से ऊपर आपकी महंगाई हो गई, जैसे कहा हमने बताया था, कौन सा देश बताया था? वियतनाम। कौन सा देश बताया था? हाँ, वेनेजुएला और वियतनाम, दो ऐसे कंट्री हैं। वेनेजुएला में क्या होता है, क्या हुआ था? पैसा छाप दिए थे, फिर उनको क्या करना पड़ा था? अपनी मुद्रा ही चेंज करना पड़ा। अपनी मुद्रा ही उनको चेंज करना पड़ा ना। अगली होती कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति में महंगाई कितने प्रतिशत हो जाएगी? 100% से अधिक। इसमें तुम्हारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी ना, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बात समझ में आई? इसमें तुम्हारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जब महंगाई आपके 100% से अधिक हो जाएगी तो आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी ना। और सबसे बेहतरीन कौन सी थी? जो क्रीपर थी ना, जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति थी, जो महंगाई थी, जो 0% से लेकर 3% तक वार्षिक जिसमें बढ़ोतरी हो रही है कीमतों में, वो चीज जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये सही था। हो गया? राइट कर लीजिए सभी लोग, राइट कर लीजिए। ठीक, हमने कल बताया था कि जो भारतीय मुद्राएं होती ना, भारतीय मुद्राओं के कलर बताया था, उनका साइज बताया था। अच्छा, ये बताइए कि जो 10 रुपए है ना, 10 रुपए की जो नोट है उसका कलर कौन सा होता है? चमकीला ब्राउन। हाँ, चॉकलेटी ब्राउन। चॉकलेटी का एक काज पता ना? चॉकलेटी किसे कहते हैं? हल्का ब्लैक। देखो, अगर लड़का, सुनिए, अगर लड़का बेरोजगार है, अगर गोरी लड़के से शादी करें तो वह काला है, लेकिन अगर लड़का रोजगार नौकरी करत है तो लड़की वाले पक्ष वाले का कौन कलर लागत है? चॉकलेटी कलर। कौन कलर लागत है? तो चॉकलेटी ब्राउन ना। और उसका आकार कितना रहता है? 123 mm से 123 mm गुणे 63 mm। 2 में 63 है, बाकी सभी में क्या है? 66 है। 2000 की कितनी थी? 2000 की कितनी थी? 166 mm गुणे 66 mm। 2000 के बाद आती है 500 की। 500 के नोट की कितनी थी? 150 mm गुणे 66 mm। फिर आती है बात 200 की। हाँ, 200 के नोट के आकार कितना था? 146 ना। देखो इस तरह याद करो, 166, 150 ना, 146, 143, 135, 129, 123।
उधर सब में 66 है, लास्ट के जो 10 और 20 वाले हैं उसमें 66 की बजाय कितना है 63 ना, लंबाई और चौड़ाई है। और हमने बात किया था जो भारतीय मुद्रा होती ना, भारतीय मुद्रा में कितने भाषाओं में मुद्रण रहता है 17, कितने भाषाओं में रहता है? अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो हमको बताना है 15, और अगर हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर कहेगा तब भी हमको क्या बताना है 15। अब अगली हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं? भाई महंगाई बढ़ेगी तो किसी ना किसी को लाभ होगा और किसी ना किसी को हानि तो भी होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात होगी ना। अच्छा, हम मान रहे हैं एक लोगों को क्या होगा, एक पक्ष को क्या होगा लाभ होगा और एक पक्ष को क्या होगा हानि होगा। अच्छा ये बताइए कि जो ऋण देगा, जो ऋण देगा उसे लाभ होगा कि हानि होगी? एक ऋणदाता होता है, एक होता है ऋणी। ऋणदाता को क्या होगा लाभ होगा और ऋणी को क्या होगा हानि होगी। ठीक, अच्छा ये बताइए, सुनिए, हमने तुम लोगों को क्या बताया था कल, एक एग्जांपल बताया था कि जितनी भी पॉलिसीज होती हैं ना, अच्छा बताइए, जैसे आज हमने तुमको 100 रुपया दिया, आज हमने तुमको कितने रुपया दिया 100 रुपया। आज 100 रुपए की जितनी कीमत है ना, आज 100 रुपए की जितनी कीमत है, क्या 10 साल बाद भी 100 रुपए की उतनी कीमत रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो यहां ऋणदाता हानि में जाता है और ऋणी किस में रहेगा लाभ में। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना? तो भाई साहब आप उस रुपया को अगर ऋण लिए हैं ना, सुनिए, अब हम बात करते हैं LIC की। किसकी बात करते हैं? LIC की। LIC वाले जैसे तुमको आज तुमने LIC में 10,000 रुपया जमा किया ना, अगर तुमको LIC हो गया, सहारा हो गया, जो भी हो, हमको ये सारी पॉलिसीज हमें पता नहीं, लेकिन जैसे 15 साल बाद तुमको 20,000 रुपया वापस किए हैं, तो ये जो 10,000 रुपया तुम्हारा था उस समय का ना, तुमको वो वही कीमत वापस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? अब आपका 10,000 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया ना कहीं ना कहीं। इस समय जो 10,000 रुपए की कीमत है, जैसे तुम लोग सुनते होंगे कि तब 5,000 रुपए के 1 बीघा खेत था, तो तब 5,000 रुपया कीमत उतनी ही थी जितनी आज 50,000 की। बात समझे कि नहीं समझे? तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो कि ऋणदाता हमेशा हानि में जाएगा और ऋणी हमेशा लाभ में रहेगा। बस इतना हमको तुमको याद रखना है। अरे ऐसे नहीं समझ पा रहे हो भैया, सुनो, जैसे मान लो तुमका 100 रुपया आज हम दिया, 100 रुपया के 1 किलो आज तुम सेब ले आओ, 100 रुपया के 1 किलो सेब लाओ ना, अगर तुम 100 रुपया के आज 1 किलो सेब ऋणदाता ने 100 रुपए दिया किसी को और उस व्यक्ति ने 100 रुपए के 1 किलो सेब लाया, अब ये ऋणी जो व्यक्ति है ना, जो इनको 10 साल बाद 100 रुपए देगा, तो क्या 100 रुपए का सेब खरीद लेंगे 1 किलो? नहीं खरीद पाएंगे ना। तो फायदे में कौन था? ऋणी। घाटे में कौन गया? ऋणदाता। ठीक, अच्छा फिर बताइए, जो उत्पादक होता है और जो उपभोक्ता होता है, उत्पादक लाभ में रहेगा कि उपभोक्ता लाभ में रहेगा? उपभोक्ता किस में रहेगा? लाभ में। ठीक, सुनिए, जैसे मान लो आई लाइनर समझा तो क्या है, जैसे आई लाइनर की कीमत 20 रुपया है। अरे भाई साहब, एक या अनुमानित राशि आए ना, अब एक हमसे इसे संपर्क में नहीं ना, हम अगर आज ये तुमको 20 रुपए का मिल रहा है, दुकानदार अगर इसको 18 रुपए में खरीद रहा है, तो तुमको कितने रुपए में बेच रहा है? अगर ये
तुमको अगर ये खुद 30 रुपए का खरीदेगा तो तुमको कितने रुपए में बेचेगा? तो भाई साहब फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है? उपभोक्ता नुकसान में जाएगा। अच्छा, आलू एग्जाम्पल बहुत तो दिया, तो उपभोक्ता किसमें रहेगा? उपभोक्ता किसमें रहेगा? नुकसान में, हानि में रहेगा उपभोक्ता। उपभोक्ता किसमें रहेगा? हानि में रहेगा। और उत्पादक किसमें रहेगा? लाभ में। किसमें रहेगा? लाभ में। राइट कर लीजिए। अच्छा आगे बताइए, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो सरकार टैक्स घटाएगी कि बढ़ाएगी? अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार टैक्स की वृद्धि करेगी या कमी करेगी? बढ़ाएगी ना, क्योंकि जब वो महंगाई अगर बढ़ी है ना, तो अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो कहां से अर्निंग, कहां से होलेगी? जब अभी आप क्या हैं? बेरोजगार हैं। अभी आप क्या हैं? जिस दिन आप रोजगार होंगे ना, आपकी सैलरी से सरकार खुद लेने लगेगी, आयकर लेने लगेगी ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल अधिकार। यदि व्यक्ति का धन धार्मिक कार्यों में लग रहा है तो उसे कर में छूट प्रदान की जाएगी। बात समझ में आई? तो जो ये लंगर चलते हैं ना, इसमें अगर 100 रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपए का 10,000 दिखाते हैं। तो बताइए 10,000 उन्होंने दिखाया, तो जितना दिखा दिया उतना तो उनको, उतने में तो उनको आयकर देना नहीं पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा ना। तो दुनिया शायद मतलबी है। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट राइट करते हैं। महंगाई के समय सरकार टैक्स बढ़ाती है। महंगाई के समय सरकार क्या करती है? टैक्स बढ़ाती है। महंगाई के समय सरकार टैक्स बढ़ाती है। तो आज से अर्थशास्त्र को यहीं पर ब्रेक किया जा रहा है ना। अर्थशास्त्र में 8-9 टॉपिक हो चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व का भूगोल। ये बताइए भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? आज से हम लोगों को क्या चलेगा? कौन सा टॉपिक? विश्व का भूगोल। देखिए भूगोल के लिए ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी या जियोग्राफी शब्द कहते हैं ना। देखिए ये यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बताया? यूनानी या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन किन? जियो प्लस ग्राफी ना। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ ना। जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी ना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। बात समझ में? ठीक। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति कैसी है? अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। स्टडी मतलब अध्ययन करना ना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? और पृथ्वी की जो आकृति है ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड आकार की है। कैसी आकृति है? जियोइड आकार की है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। आगे हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है?
भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। भूगोल के जनक कौन हैं? भूगोल के जनक कौन हैं? हिकैटियस। भूगोल के जनक कौन हैं? हिकैटियस। और अगर बात किया जाए कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इराटोस्थनीज ना। नामकरण किसने किया? या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ना? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 1980 में इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे जो पापा हैं, तुम्हारे पापा ही तुम्हारा नाम कल्लू नहीं रखी, तो पापा तुम्हें वही जनक को जो नाम रखी सोएंगे नामकरण वाले ना। तो भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। और ज्योग्राफी शब्द, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? इराटोस्थनीज। किसने किया? इराटोस्थनीज। तो हम बात करेंगे विश्व के भूगोल। ज्योग्राफी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। अगर हम वही बात करते हैं भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। और अगर हम वही बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इराटोस्थनीज। किसने किया? इराटोस्थनीज ने किया। राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे हम बात करते हैं। राइट हो गया, ये इतनी चीज तो आती होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा बताइए, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? 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 आधुनिक भूगोल के जनक कहते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। राइट करिए। ये इतना राइट हो गया। देखिए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। कौन सा नाम बताया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल के जनक हिकैटियस। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? तो मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन राइट कर लीजिए। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और इन्हीं की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी कृति है? फ्रेडरिक रेटजेल की। किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की। राइट करिए सभी लोग। आगे बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आए व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? सर ये पूछिए तुम्हारे जनक कौन है?
ना। तुम्हारे जनक कौन है पता है? सबको पता है कि आपके जनक कौन है? ऑप्शन सही बात। नहीं ऐसा नहीं। अगला अगला पॉइंट राइट करते हैं। देखिए व्यवस्थित भूगोल के जनक इराटोस्थेनीज। अरे ये क्रमबद्ध तरीके से उसके बारे में बताया, पहले बता दिया गया था थोड़ा बहुत, उसका गहनता से अध्ययन नहीं किया गया। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? अरे अभी तो फिर हम लोग टॉमी तक चलेंगे, कोपरनिकस तक चलेंगे। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इराटोस्थेनीज। कोई ऐसा यहाँ पर छात्र या छात्रा जो आर्ट साइड पढ़ा हो इंटर, कोई है? कोई ऐसा जो आर्ट साइड पढ़ा हो? सब साइंस के स्टूडेंट। ठीक, पहले साइंस आई कि पहले भूगोल? भूगोल। ठीक, राइट करिए। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इराटोस्थेनीज। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल के जनक कौन है? भौतिक भूगोल के जनक कौन है? इसको मिटा दिया जाए। देखिए फिर से हम बात करते हैं। ज्योग्राफी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब अध्ययन करना। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस है। नामकरण इराटोस्थेनीज ने दिया। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया सर्वप्रथम ना। आगे बात करते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या, किसकी परिभाषा को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता। और इनकी कृति कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे हम बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इराटोस्थेनीज। आगे हमने कौन सा क्वेश्चन पूछा? भौतिक भूगोल के जनक तो कौन है? क्या चीज? भौतिक भूगोल के जनक बताइए भाई। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलिडोनियस। कौन है? पोलिडोनियस। ये कौन है? भौतिक भूगोल के जनक हैं। किसके जनक हैं? भौतिक भूगोल के जनक हैं। बैठ कर लीजिए। पोलिडोनियस को क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल के जनक कहते हैं। ठीक, देखिए अब हम इन सारी चीजों को यहीं पर छोड़ते हुए सीधे कहां ले चलते हैं? तुमको कहां ले चलेंगे? सिर्फ हम तुम लोगों को ले चल रहे हैं ब्रह्मांड की ओर। कहां ले चल रहे हैं? ब्रह्मांड की ओर ना। तो ये बताइए कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, कॉस्मोलॉजी ना। बैठ करिए। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। देखिए जितने समस्त आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं वो सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तारे। क्या है? तारे। देखिए तारा की परिभाषा क्या होती है? जिसके पास अपना क्या हो? प्रकाश हो। जिसके पास ऊष्मा हो क्या है? तारा। जिसके पास अपनी ऊष्मा हो वो क्या है? तारा। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो वो तारा है। और सूर्य हमारे ब्रह्मांड का सबसे निकटतम तारा है ना। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का सबसे निकटतम तारा है, इसीलिए हम उसको सौर परिवार का क्या मान लेते हैं? मुखिया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मुखिया मान लेते हैं, प्रधान मान लेते हैं। ठीक, समझ बात आई। अर्थात हमारे असंख्य, देखिए ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड जो हमारा सौर मंडल है ना, सौर मंडल ब्रह्मांड का नगण्य हिस्सा है। नगण्य हिस्सा है ना। और हमारे सौर मंडल परिवार का मुखिया कौन है?
सूर्य है। सूर्य एक तारा है, उसका नाम हम लोगों ने सूर्य रखा है, वो एक तारा है। जिस प्रकार रात में देखो ना तारा, और तारा जो होता ना, तारा में बहुत ज्यादा ऊष्मा होती ना। और वो तुम लोगन का लॉलीपॉप दिन जात है कि चल ले चलूं तुझे, कहाँ, किसके शहर में? तारों के शहर में। भाई साहब हुआ तुम लोगन का भाई से देखो प्लाज्मा। अच्छा, दूसरा तारक शहर है। अच्छा अच्छा, हम सोचे कि हम पढ़े, हम कहें ये यहाँ ले जा रहे हैं लोग, कैसे ले जा रहे हैं। चलिए ठीक। देखिए जिस प्रकार, सुनो, यहाँ पर असंख्य तारे हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए असंख्य तारे हैं, बहुत तारे हैं, और उनमें से सबसे निकटतम तारा हमारा कौन सा है? सूर्य। तो उसको हम नाम रख दिए हैं सूर्य। जैसे सुनो, जैसे तुम्हारे देश में कितने आदमी हैं? 142 करोड़ ना। कितने करोड़ हैं? 142 करोड़ है। अब 142 करोड़ में करोड़ तो तुम्हारा खास हुई, 142 करोड़ में कोई तो खास होगा कि नहीं? अब वही का तुम कुछ नाम रख दियो, वही का तुम कौन नाम से बुला लियो। तो वही नाम भाई साहब, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सबसे निकटतम का जो हमारा तारा है, उसको हमने क्या नाम रख दिया? सूर्य। और तुम लोग कौन नाम रखा था? बाबू सोना वगैरह वगैरह। तो तुम्हारा बाबू सोना इक्वल बराबर सूर्य। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक, आगे हम बात करते हैं तारा। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? आकाशीय पिंड में सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक मात्रा में कौन है? तारा। कौन से हैं? तारा। तो एक डालिए तारा, तारा। तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, क्या कहलाता है? तारा। तो राइट करिए, वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, अपनी ऊष्मा और क्या हो? प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। देखिए तारा का जो जीवन काल होता है ना, तारा का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, तारे का जीवन काल सर्वाधिक होता है ना। तो राइट कर लीजिए, तारे का जीवन काल सर्वाधिक होता है या अत्यधिक होता है। तारे का जीवन काल अत्यधिक होता है। अब बताइए, सुनिए, तुम लोगों का जीवन काल कितना है? एवरेज हम 60 मान रहे हैं ना। अच्छा, तुम्हारा है ठीक। अब तुम इस उम्र में, इतने उम्र में कितनी अवस्थाओं से गुजरोगे? कौन कौन से? शैशवा, बाला। अच्छा, पहले पहले किशोरा देवी बाल्य आई? नहीं, पहले बाल्या फिर किशोरा। शैशवा, किशोरा, बाला कि बाल्या फिर किशोरा? पहले शैशवा फिर बाल्या फिर किशोरा ना, फिर फिर बुढ़ापा। ठीक, जरा अवस्था। ठीक, तो सोचो जब तुम्हारे 60 साल के जीवन काल में तुम कई चरणों से होकर गुजरते हो, तो सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तारों का। किसका होता है? तो तारे भी कई उससे गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं ना। तो लिखिए, सर्वाधिक जीवन काल तारों का होता है और ये कई अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? सर्वाधिक जीवन काल तारों का होता है। किसका होता है? तारों का होता है। और ये कई अवस्थाओं से गुजरते हैं। देखिए, जो आप लोगों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है, ये सब झूठे हैं, झूठे हैं हमारे अनुसार हैं। गाना सुने हो, तू जो कह दे तो चांद तारों को, का कर ली हो इन घटाओं को, इन फिजाओं को। हाँ,
नहीं, अब ऐसा नहीं है, हमारे अनुसार ये गलत। ये आपके माइंड में जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में एक कीड़ा रहता है, हाइपोथैलेमस ना भाई साहब। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है ना, तो पूरे माँ बहन, पूरे मस्तिष्क की माँ बहन एक कर देता। तुम कितना दिमाग के वो सेरिबेलम, तुम्हारा चाहे जितना एक्टिव है, तुम पे आपको जितना बुद्धिमान तू हो भाई साहब, तुमको कुछ ना सूझ पड़ी, तुमका खाली वह सूझ पड़ी ना। और वही के बाद जब 112 तुम्हारे दरवाजे खड़ी होगी तो हाइपोथैलेमस बंद हो जाती, सेरिबेलम एक्टिव होती। यार बहुत गलत करें, बात समझो कि नहीं समझो। फिर तुम्हारा हाइपोथैलेमस हुआ खाली जगाए के काम खत्म, बात समझो। फिर तुम्हारा सेरिबेलम मस्तिष्क तुम्हारा का हुई, वह एक्टिव हुई। और एक हिंदी में सर जी बताए नहीं, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो राइट कर लीजिए। देखिए जो तारा होता है ना, तारा बनने से पहले जानते हो क्या होता है? तारा बनने से पहले ये विरल गैस का गोला होता है। ये क्या होता है? विरल गैस का। विरल समझा तो ना, जिसको गांव में मोटिया भाषा में विरल कहीं धान विरल लगवाओ ना। तो लिखिए तारा बनने से पहले ये विरल गैस का गोला होता है ना। देखिए पहले हम लोग समझते हैं, पहले विरल गैस का गोला होता है, समझ लीजिए। विरल गैस का गोला होता है। विरल गैस के गोले के बाद क्या होता है? विरल गैस के गोले के बाद कौन सी अवस्था होगी बताइए? विरल गैस के गोले के बाद निहारिका होता है। अभी तारा नहीं बना, पहले विरल गैस का गोला था। विरल गैस के गोले के बाद क्या बना? निहारिका। और निहारिका के बाद क्या बनेगा तुम्हारा? क्या बनेगा? तारा। क्या बनेगा? तारा। ठीक। और तारा किस अवस्था में रहता है? युवा अवस्था में रहता है। तो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता भैया, कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। देखिए तारा के बाद क्या होता है? लाल दानव। क्या होता है? लाल दानव। तारा के बाद कौन सी अवस्था होती है? लाल दानव। क्या होता है? लाल दानव। और अब यहां पर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं ना। एक होता है जब जिसके पास कम प्रकाश होगा, और एक होगा जिसके पास अधिक प्रकाश होगा। तो यहां से हम पढ़ते हैं, यहां से हम दो भागों में बांटते हैं। एक जिसके पास, जिसका कम तापमान होगा, और एक पढ़ेंगे जिसका, जिसके पास क्या होगा? ज्यादा तापमान होगा। एक के पास कम तापमान होगा, भाई जाहिर सी बात कि सबके पास बराबर तापमान तो रहता नहीं कि रहता है। अच्छा तुम लोगों ने जब प्रकाश पढ़ा होगा तो सर जी ने बताया होगा कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है बताइए? हाँ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठ तनाव पर। किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठ तनाव पर ना। तुम लोगों ने चटनी खाओ, चटनी सॉस या सूप कहा थे अंग्रेजी में, हमका तो पता नहीं ना। सॉस, अच्छा ठीक। सूप अलग चीज है। अच्छा जैम जेली का हुआ था, हमको नहीं पता। अच्छा अच्छा, वो जैम है। ठीक। देखो गांव में सुने हो यो मुरब्बा, मुरब्बा है जैम, और जो सुने हो पना, वह है जेली। देसी भाषा में समझो। समझो कि नहीं समझो? हाँ, अर्थात जो खूब गाढ़ा रहा है वह जैम है, और जो भागा भागा फिर है वह जेली है। बात समझो कि नहीं समझो? ठीक। तो देखिए जिसके पास जब कम तापमान रहेगा, जिसके पास कम तापमान, ये नॉर्मल अभी पढ़ रहे हैं, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कम तापमान में तुमको दो अवस्थाएं मिलेंगी। कौन सी? एक श्वेत वामन, एक काला वामन। राइट करिए। और जब ज्यादा तापमान रहेगा तो ज्यादा तापमान वाले में क्या क्या मिलेंगे बताइए? ज्यादा तापमान वाले में क्या क्या मिलेंगे?
कौन 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 मिलेगा? एक तो मिलेगा अभिनव तारा, भाई साहब अभी ध्रुव तारा कहूं बातें नहीं ना। दूसरा बनेगा न्यूट्रॉन, क्या मिलेगा, क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में ना, न्यूट्रॉन में दो तरीके के रहेंगे, एक रहेगा पल्सर, एक रहेगा क्वेसर। न्यूट्रॉन में दो, एक पल्सर, अच्छा एक अपाचे है ना, एक पल्सर एक क्वेसर, अपाचे नहीं, ठीक। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? यहां से ब्लैक होल आ जाता है, सबसे जिसका सबसे ज्यादा तापमान, अरे भाई साहब ब्लैक तापमान नहीं, अरे ब्लैक होल बोल तो रहे नहीं है? इन अवस्थाओं से हमारा तारा होकर गुजरता है। और सुनिए, ब्लैक होल इतना भयंकर होता ना, ब्लैक होल इतना भयंकर होता है कि ये सूर्य को भी भेद सकता है, समझ सको तो सूर्य भी एक तारा ना, ये उसकी वो अवस्था होती है कि ये दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी है, बहुत एक नगण्य मात्रा दुनिया को बर्बाद करे मां काफी है। और सुन में नहीं सुन में निकल कहा नहीं रहा, अब नहीं निकली, जब तक हम तब तक नहीं निकली। हाँ भाई देखो, हम नदियों के बारे में पढ़ाए थे, हम धरती के बारे में पढ़ाए थे, तो नदियां यह सोचती हैं कि चलो कोई तो हमारा प्रचार प्रसार कर रहा है, ये व्यक्ति हमारा प्रचार हो, जिसके जयकारा करो, जिसकी बड़ाई करो, वो व्यक्ति उससे खुश रहता है। तो जब तक हम हैं तब तक तुम लोग सुरक्षित हो, और जब हम नहीं तो तुम लोग असुरक्षित। तो हमारा जो तारा है इन प्रोसेसों से होकर गुजरता है। सबसे पहले विरल गैस का गोला रहता है, फिर न्यारिका होता है, उसके बाद तारा, तारा के बाद लाल दानों वाली। सब नहीं, सब में नहीं होता, कुछ तारों में होता, सभी में नहीं होता। भाई जैसे आप हैं, सभी लोग क्या जन्म से 60 साल तक जीते हैं? नहीं जीते। कोई जन्म के 1 साल बाद किसी मृत्यु हो जाती है, किसी 20 साल, किसी 40 साल, किसी 35 साल। तो उसी प्रकार तारों में भी होता है। लेकिन लास्ट स्टेज ये है, ज्यादा तापमान इधर है, कम तापमान में 2 अवस्थाएं, ज्यादा तापमान में 3 अवस्थाएं। इन 3 में न्यूट्रॉन की 2 अवस्थाएं, पल्सर और क्वेसर। राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। लिखिए, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। क्या राइट करना है? तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। राइट कर लीजिए। हो गया? आगे राइट करिए। देखिए, जब विरल गैस केंद्रित होकर एक जगह आ जाती है, जब विरल गैस केंद्रित होकर एक जगह या पास आ जाते हैं, आ जाती है लिखना, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया इसको। अच्छा तुम लोग सोचो तो कि तारे को तो बात आए ना, का समझी का पढ़ी पढ़े हम, ऐसा है। देखिए, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं ना, तो घने बादल के समान छा जाते हैं। अरे केंद्रित का मतलब क्या है? केंद्र एक जगह केंद्रित हो जाओ, सब लोग एक जगह भिड़िया आ जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ ना। लिखें क्या? जब विरल गैस केंद्रित होकर ना एक जगह या पास आ जाते हैं ना, केंद्रित होकर पास हो जाते हैं या पास आ जाते हैं ना, पास आ जाते हैं, तब क्या होता है? वो घने बादल के रूप में छा जाते हैं। कैसे छा जाते हैं? घने बादल के रूप में छा जाते हैं। किसके रूप में छा जाते हैं? घने बादल के रूप में छा जाते हैं। और सुनिए, जो ये घने बादल के रूप में छा गए ना,
जो घने बादल के रूप में छा गए इसे ही हम क्या कहते हैं? निहारिका। इसे हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। देखिए जब इस निहारिका में ना, देखिए क्वेश्चन आता है तारों में नाभिकीय संलयन रहता है कि नाभिकीय विखंडन रहता है? तारों में नाभिकीय संलयन रहता है कि नाभिकीय विखंडन? सुनिए, निहारिका का इंग्लिश में नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब्यूला। क्या कहा जाता है? नेब्यूला। तो बताइए कि क्या होता है तारों में? नाभिकीय संलयन होता है। देखिए तारे बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। ये विरल गैस का गोला जब एक जगह केंद्रित हो जाएगा तो घने बादल के रूप में छा जाएंगे, और जब घने बादल के रूप में छा जाएंगे तो उसे नेब्यूला या फिर निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। अब सुनिए, जब इन निहारिका में संलयन विधि द्वारा नाभिकीय संलयन पढ़ो, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम ना, जब नाभिकीय संलयन द्वारा दहन होता है ना, लिखिए जब इन निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन किया जाता है, जब इन निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन होता है तब किसका निर्माण होता है? तब तारा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तब किसका निर्माण होता है? हाँ, तब तारा का निर्माण होता है। तारा चमकती है, तारा चमकता है। तारा क्या होता है? चमकता है कि चमकती है? हमारी तरफ से चमकती है। सेम। ठीक ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखो तारा हमने बताया पहले क्या होता है। तारा पहले क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है। फिर जब वो एक जगह केंद्रित होती है, जब एक जगह गैस केंद्रित हो जाती है तो क्या होती है? निहारिका होती है। और निहारिका में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन से ऊष्मा उसमें होगी ना, ऊर्जा, जब उसमें दहन होगा तो तुम्हारा किस चीज का निर्माण हो जाता है? तारा का। किसका निर्माण हो जाता है? तारा का। आगे राइट करिए। तारे का देखो, अच्छा ठीक, राइट करते हैं पहले। तारे में हाइड्रोजन का संलयन किसमें होगा? हीलियम में ना। अगला क्वेश्चन राइट करिए। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में होता है। किसमें होता है? हीलियम में होता है। किसमें होता है? हीलियम में होता है। राइट कर लीजिए। अच्छा अगला बताइए क्वेश्चन। तारा होते हैं, तारे होते हैं, तारा नहीं, तारे होते हैं ठोस, द्रव, गैस, ननाबीज। तारे किस रूप में होते हैं? क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? चौथी अवस्था। अच्छा अच्छा ठीक। देखिए तारा, अब यहां से देखो, यहां से क्या हम लोगों के माइंड में होता है कि तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, और हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन हीलियम हमारी गैस है, तो तारा गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले गैस का गोला, गैस रहती है,
वो गैस एक जगह एकत्रित होती है, जब एक जगह केंद्रित होती है तो नेब्यूला बनेगा। नेब्यूला में फिर क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप उसमें क्या होगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी, तो फिर वही क्या बन जाता है, तारा। क्या बन जाता है, और तारे में हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। किसमें होता है, अगला पॉइंट ऐड करिए, तारे में ईंधन के रूप में प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। लिखिए तारा है, देखिए तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और प्लाज्मा अवस्था की खासियत जानते हो तुम लोग, इसका मिनिमम टेम्परेचर 6500 7000 डिग्री सेल्सियस। तो जाओ तुम लोग तारों के शहर में, हम यहाँ फिर एक अध्ययन करके लड़कन के हिंदाम सिखाऊ ना। बात समझो, प्लाज्मा अवस्था का मतलब जानते हो क्या होता है, 6500 डिग्री सेल्सियस एबव ना। भाई साहब हमारे तुम्हारे यहाँ अपने जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गर्मी में, हाँ नहीं नहीं, हमारा मतलब है सिखाना लोगों ना। हम कबो इसी शर्ते को साथ ना कहो है ना करी। सुनो, 6500 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर का हो जात पानी। वाह भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ पानी की दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, लिक्विड भी रहेगा और पानी भाप भी बन जाएगा ना। तो सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनने लगता है, तो 6500 डिग्री सेल्सियस में तुम्हें सारी नानी याद आ गई है भाई साहब, अगर गए हो तो जो कहूँ काहे ले चलेंगे तारों के शहर में, तो भाई साहब हम लोग क्या कर, हमारे लोगन के लिए थोड़ा राय दियो तुम लोग ना। किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में ना। अगला पॉइंट राइट करते हैं, तारे का रंग उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर रहता है। अगला पॉइंट, तारे का रंग उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। इसीलिए कोई चीज अगर गरम गरम खाओ ना, काहे लिए, किस लिए, लेकिन रसगुल्ला तो गरम खाओ तो स्वादिष्ट उतना नहीं लागत है, सही चीज। अच्छा अच्छा, देखिए एक होता लाल रंग, एक होता सफेद रंग, एक होता नीला रंग। भाई साहब ये तारों के रंग हैं, लाल रंग, सफेद रंग और कौन सा रंग, नीला। अर्थात तारों के हमारे 3 रंग हैं, और ये रंग उसके किस पर निर्भर करते हैं, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, पृष्ठ तनाव पर। ठीक, अच्छा बताइए कि सबसे प्रौढ़ावस्था में तारे का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कि युवा में? एक बार एक दादा रहे, हमसे कहीं कहीं बच्चा हो, पहले भी भगत नहीं रहे, पहले वो भगत नहीं थे ना, तो हमसे कहीं कहीं कि अब हम जा रहे हैं, इतनी समय कहाँ प्रचलित है, 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा ना, कहीं हम जा रहे हैं राम के दर्शन करें, वहां प्राण प्रतिष्ठा। और पहले भाई साहब ये सारे चीजें करते रहे, दारू गांजा मांस मच्छी सब खाते रहे ना। तो हम उनका एक सेंटेंस बोलन, कौन सेंटेंस सुना चाहा तो? हमने उनको कहा, लड़कैयन मत ट्याड़ मेड़, जवानी मत तकुआ, बुढ़ापी में राम राम का राम भकुआ। भाई साहब जब तुम बुढ़ापी में राम को भकुआ तो कोई भकुआ है? तो इसलिए भाई साहब जो चीज करे का समय से करो ना, अगर समय बाद कुछ करो तो अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। नहीं, हम भक्ति का नहीं कहें, वो भक्ति का वो एग्जाम्पल दिया, वही के साथ हम एक लाइन कहा कहें, जो करे खाए अभी से शुरुआत करो ना, अभी शुरुआत करो। देखिए यहां पर निम्न तापमान होगा, जिसका निम्न तापमान होगा वो किस कलर का रहेगा, जिसका
मध्य तापमान मतलब मध्यम तापमान रहेगा वो किस कलर का रहेगा, और जिसका सबसे उच्च तापमान हो जाएगा, जिसका सबसे उच्च तापमान हो जाएगा वो किस कलर में हो जाएगा, नीले कलर में। किस में हो जाएगा, नीले। अच्छा, युवावस्था कौन सी होगी, बीच वाला। देखिए यहां पर युवा है, यहां पर युवा है, यहां पर प्रौढ़ है, और यहां पर क्या है, वृद्ध है। अरे भाई साहब, तुम्हारे अंदर जुनून नासायक क्षमता बुढ़ाई देरी आ रही कि जब तुम लोग एकदम एडल्ट रही हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल तुम कब रही हो, कब रहोगे, तो जब उच्च तापमान ना, कहे ना गुस्सा न लगवाओ मैं, तो तुम युवा हो ना, कहा हो युवा हो। प्रौढ़ अवस्था में मध्यम तापमान, वृद्ध अवस्था में निम्न ना, वृद्ध अवस्था में निम्न। राइट कर लीजिए। और सुनिए, जब ये वृद्ध अवस्था में रहता है, हमने अभी बताया कि प्लाज्मा का जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो लगभग 6500, अगर नहीं है तो भी 6000 भी मान लिया जाएगा, नियरेस्ट वो 1000 में चलेगा ना जैसे। तो यहां पर इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोचो, जब इसका निम्न तापमान रहता है, जब ये बूढ़ा हो गया तारा, तो इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचो जब प्रौढ़ रहा होगा और फिर क्या रहा होगा, युवा रहा होगा, तो इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, हाँ रहा होगा, ठीक। अरे वो फिर भाई साहब वो अलग अलग निर्भर करता है किनारे का तापमान और सूर्य की तरफ तुम जा रहे हो। हालांकि सूर्य भी एक तारा है तो हम लोग सूर्य का अलग से पढ़ा ना, वो बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पड़े हुई हो। आगे राइट करिए, लिखिए तारों का भविष्य ना, समय तो भी ज्यादा नहीं हुई पाओ फिलहाल। देखिए तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा सुनिए, द्रव्यमान दुनिया में हर चीज के पास अपना क्या है, द्रव्यमान है। और सुनिए, जिनके पास अपना द्रव्यमान है वो एक दूसरे की ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। तो फिर तुम लोग काहे नहीं आकर्षित फिर हो, क्या तुम लोगों के पास द्रव्यमान नहीं है ना। लेकिन सुनिए, तुम कहां हो, पृथ्वी पर ना, तो पृथ्वी की अपेक्षा तुम्हार भुनगों का द्रव्यमान नहीं ना, बात समझो कि नहीं समझो, अर्थात तुम्हारा नगण्य द्रव्यमान है ना, इसीलिए। नहीं तो तुम चलो तो धक्का मारा था, गाना चलो ना सुनो तो चलो तो दूसरे धक्का मारत रहो। यही लिए भाई साहब, तुम्हारा लोगों द्रव्यमान है बहुत कम, तुम्हारा लोगों द्रव्यमान बहुत कम है। और सूर्य पृथ्वी ना, सूर्य के पास अपना द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास अपना, और इन्हीं दोनों के पास द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो ई का है धक्का नहीं मारत, ई का है नहीं वो हो जाता आकर्षित, गुरुत्वाकर्षण नहीं। देखिए जब कोई चीज वृत्तिगत करती है, जैसे बचपन में तुम लोग क्या करो हो, डल्लू ले हो, उन्हें गिलास में पानी भर के इंसान नचा दो तो पानी नहीं गिरत। जब कोई चीज गोल गोल घूमती तो बाहर की ओर बल लगाती है, बाह्य बल, उसमें बाहर की ओर खींचती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो अपने आप को बचाने के लिए लगाती है। और जिस दिन पृथ्वी सूर्य में चक्कर लगाओ बंद कर दी भाई साहब,
वह दिन तुम सब लालक तरफ पटपटा दी हो सबको। अरे हम अलग हैं भाई, हम तो सिखा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। बात समझो। पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और अक्ष के साथ साथ ये चारों ओर भी घूमती है। आगे तुम लोगों को बताया जाएगा, इसी से ऋतु परिवर्तन होगा और इसी से दिन और रात भी होंगे। लेकिन पढ़े लिखे इंसान से बात बताओ, अनपढ़ से ना बताओ, नहीं तुमको भी वो कुछ कहेगा, हमका तो पता नहीं का कहीं हुई ना। तो तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर ना। देखो, जब तारा खूब बड़ा होगा, जब तारा खूब बड़ा रहेगा तो लाल दानव कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी हमने लाल दानव पढ़ा था ना। तो लेकिन जब तारा बड़ा होता है, तारे का आकार बड़ा होता है तो लाल दानव कहलाता है। हेडिंग डालिए लाल दानव, लाल ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, लाल दानव। इंग्लिश में लिख देगा, सही सही, ठीक। लाल दानव लिखिए, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तब वह लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव आकार में बड़ा होता है, राइट कर लीजिए, और लाल दानव आकार में बड़ा होने लगता है। और लाल दानव आकार में बड़ा होने लगता है। हो गया ना? ठीक। अब सुनिए, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है, क्या यहां पर तारा पूरी तरीके से ईंधन उसका समाप्त हुआ? होने लगता है, तब वह क्या रूप, कौन सा रूप ले लेता है? लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव आकार में क्या होने लगता है? अब यहां से बड़ा होने लगता है। या समझ में बात आई? समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। ज्यादा के समझ में ना हुआ हुए सुनो। अबे तुम मंचन ना फिजिक्स के सारे रूल लगाए के 4 पैर पे लेटा था, काहे काहे ठंडी पड़ा थी ना, काहे से का पड़ा था? ठंडी पड़ा था। और धीरे 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 जब गर्मी पड़ने लगी तो गर्मी में तुम लोग क्या करत हो? हवा लागत थी। गर्मी में कहू पैर सिकोड़ के सोवत, गर्मी में कहू सिग्मा बनत, अंग्रेजी 3 बनत, नहीं बनत, नहीं बनता। बात समझो नहीं समझो? और शायद ही कोई ऐसा महापुरुष हो जो बिस्तर पे जाकर सिग्मा और अंग्रेजी 3 ना बने, सीधे सीधे हो जाए, शायद ही कोई अच्छा हो। ठीक, अपवाद हर एक चीज के। ठीक, अगली हेडिंग डालिए श्वेत वामन। अगली हेडिंग डालिए श्वेत वामन, व्हाइट डॉर्क। श्वेत वामन, श्वेत वामन जिसको इंग्लिश लिखना हो व्हाइट ड्वार्फ। लिखिए, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। इसे कौन सा तारा कहते हैं? जीवाश्म तारा। हाँ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। सुनो, यहां पर ये क्या करेगा? यहां पर ये चमकना कम कर देगा, एकदम चमकना कम कर देगा। यहां पर ईंधन इसका सब कम समाप्त होने लगा ना। जब ईंधन कम मतलब समाप्त हो लगी तो चमकबो तो कम करी, तो लिख दो चमकना कम कर देता है, चमकना कम कर देता है।
और जो छोटा तारा होता है ना, वो श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा श्वेत वामन अवस्था में चमकता है। अरे ईंधन में बता नहीं ना, हाइड्रोजन का हीलियम में आपकी संलयन के रूप में, हाइड्रोजन में कम ईंधन हुआ तो कहा भाई साहब बहुत ज्यादा हुआ था। हाइड्रोजन हीलियम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तरल अवस्था किस रूप में? प्लाज्मा के रूप में ना। मिनिमम टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। अब अगली हेडिंग डालिए, श्वेत वामन के बाद डालिए काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। एफ होगा भाई, और इसको लिख लो व्हाइट ड्वार्फ। अब सुनिए सुनिए, लाल दानों क्या था? वहां पर ईंधन कम होने लगा। लाल दानों में ईंधन कम होने लगा था, चमकता बेहतर था ना। अब सुनो, लाल के बाद क्या आया? श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। ये क्या करता है? ये चमकना कम कर देता। और काला वामन ये चमकना बंद कर देता, चमकना बंद कर देता। तो राइट कर लीजिए, क्या राइट करना है? लिखिए, जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है तो वो काले वामन के रूप ले लेता है। जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है तब वह काला वामन का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? काला वामन का रूप लेता है। तो सबसे खतरनाक लाल दानव, फिर श्वेत वामन, फिर काला वामन ना। अब सुनिए, क्वेश्चन आता है, छोटे तारे का अंत या तारे का अंत कैसे होता है? किस अवस्था में होता है? किस नाम से होता है? तो काले वामन के। और यहीं से तारे का हो जाता है अंत हो जाता। तारे का हुआ था अंत, तो लिख लीजिए यहीं से तारे का अंत होता है। यहीं से क्या होता है? तारे का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? तारे का अंत हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, इसी को 5 मिनट के एक चीज साथ साथ हो पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा चीज नुकसान तो ना करेगा। हेडिंग डालिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। 2-4 लिख लिया जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। सीमा समझते हो क्या हो? कौन है सीमा? तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय है? अच्छा, सीमा हैदर, शाबाश। देखो, पाकिस्तान की लड़कियों और औरतों की खूबसूरती देखकर यह प्रतीत होता है ना, यह महसूस हुआ कि हम लोग बंटवारा में बहुत कुछ खो दी ना। बात समझो, बाकी और कुछ नहीं। तो राइट कर लीजिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। पहली राइट करिए, हिंडनबर्ग रेखा। हाँ, हिंडनबर्ग रेखा। भाई साहब वो सब कर्क रेखा, मकर रेखा, टेम्परेचर जो लोकेशन पर निर्भर करत, खूबसूरती ना। अब तुम के जल, तापमान, जलवायु, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। कमी के कारण गोरा होता है। हमें तुम्हें किया कि एकदम रिजेक्ट पर्सन वेस्ट इंडीज में खूबसूरत है। हमें तुम्हें किया के जो की तरफ कोई देखत नहीं ना। अगर वेस्ट इंडीज चला जाए ना तो गली मोहल्ला में सबको का झांकी। हमें जाए, हमें सबसे खराब।
लेकिन पढ़ाई तुम्हारा तो कोर्स इधर रह जाए जीएस में। हिंडरबर्ग रेखा कौन सा होता है, कहां कहां खींची गई? जर्मनी और, लिखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच ना, जर्मनी और पोलैंड के बीच। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय ये खींची गई थी, वो ज्यादा हमको तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना ना। अगली राइट करिए, देखिए मैन रहीन रेखा। रेखा बराबर सीमा बराबर बाउंड्री ना, नहीं रेखा और सीमा में खोई रहो तो ये बाउंड्री की बात आया हुई रही। ठीक, ये कहां खींची गई है, कहां खींची गई है? ये सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच। किसके किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच। आगे हम बात करते हैं मैगीनॉट रेखा। कौन सी रेखा? मैगीनॉट। अरे मैगनाट, ये मैगीनॉट। अच्छा तुमको मैगी की याद आएगी हुई। वीडियो में लिखे रहा डिस्क्रिप्शन में कि मैगी बनाना सीखे मात्र 2 मिनट में, वीडियो रहा 10 मिनट के। टाइम बना था? अच्छा अच्छा। मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट रेखा कहां कहां खींची गई है? मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। देखो एक बार हिटलर जानते हो क्या करता? हिटलर क्या करता? अच्छा, हिटलर के सारे कर्मचारी थे, तो हिटलर आता है और उस एक मुर्गा रहता ना, मुर्गा, और मुर्गा उठाता और मुर्गे के उचारना एक एक पंख शुरू कर देता। उसको चीथना उन्हें कह सकत हो ना, वही निकोप उन्हें कह सकत हो, शुरू कर देता। छीलना कह सकते हो। तो उसको जानते हो, वो मुर्गा दर्द से कराहने लगता है, दर्द से कराहने लगता है। तो दर्द से कराहने के बाद जानते हो क्या होता है? उसको जब वो सारी अवस्थाएं, जब उसके सारे पंख, सारे अंग जब उसके हो जाते हैं, मेन पार्ट जब बचता है तो उसको जीवित छोड़ देता। वो तड़पा करता है और जब तड़पने लगता ना, तो वो अनाज के कुछ दाने फेंक देता है जमीन पर, और मुर्गा फिर क्या करता है? मुर्गा फिर से दाने खाने लगता है। तो हिटलर ने कहा, समझते हो, उसने कहा यही हाल जनता का है, इसका चाहे जितना खून चूस लो, थोड़ा प्रलोभन दे दो, फिर मैं पीछे पीछे आदमी। थोड़ा समझदार बना। मैगीनॉट रेखा हो गया। ठीक, मैगीनॉट रेखा। अगली डालिए 17वीं समांतर रेखा। ये अक्षांश देशांतर जब हम लोग पढ़े तो जिस स्थिति पे रहती है उसी को नाम पर हम रख देते हैं ना। 17वीं समांतर रेखा ये कहां खींची गई है? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी। लिखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच ये रेखा खींची गई है। फिर लिखिए 24वीं समांतर रेखा। कौन सी? 24वीं समांतर रेखा। चौबीसवीं समांतर रेखा ये कहां खींची गई? कहां खींची गई? सुनिए, तुम लोगों को हमने पढ़ाया होगा, ध्यान दो इधर। गुजरात, गुजरात में हमने बताया था कि लूनी नदी ना, हमने बताया था एक स्थान है कच्छ का रण, दलदली स्थान है ना। सुनिए, ये जो रेखा ना 24वीं समांतर रेखा गुजरात के कच्छ के पास है, तो इसको पाकिस्तान अपनी सीमा रेखा बताता है, लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। बात समझो हम क्या बताएं कि ये कच्छ के पास है, और कच्छ कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इसको पाकिस्तान बताता है कि हमारी सीमा निर्धारण करती है,
लेकिन भारत इसको मानता नहीं। अस्वीकार कर देता ना। तो लिखिए कच्छ के पास गुजरात, कच्छ के, एक मिनट लिखो कच्छ, खाली कच्छ ना, और कामा करके लिखना पाकिस्तान इसे अपनी सीमा रेखा मानता है। और पाकिस्तान अपन सीमा मानी है कैसे, उनकी सीमा तो हमें तुम्हें आ गई, उनकी सीमा तो हमें तुम्हें आ गई ना। कच्छ स्थान है, पाकिस्तान इसे अपनी सीमा रेखा मानता है, सीमा रेखा मानता, हाँ मानता है। भारत अस्वीकार, भारत इसे क्या करता है, सीमा गलाएं सचिन और रेखा गलो हम ना। तो एक चुटकुला सुनाई तुमको लोगन, काश मिल जाता, काश मिल जाती हमें हमारे सपनों की शहजादी, हाँ काश हमें मिल जाती हमारे सपनों की शहजादी, नवाज शरीफ की बेटी से हो जाती हमारी शादी, और इसी शादी में दहेज में मिल जाता हमें पूरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मिलने से क्या होता है, पाकिस्तान के मिलने से हो जाता कश्मीर समस्या का समाधान ना। और इसी समाधान से हमें मिल जाती पाकिस्तान के खजाने की चाबी, और आप लोगों को मिल जाती एक विदेशी भाभी। इधर से एक और राइट कर लिखो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। हम छोटा मोटा कवि को आपको मानी थे, चुटकुला मुशायरा गाना लिखा गया, लेकिन वो पसंद नहीं करे। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा कहाँ, हाँ उत्तर और दक्षिण कोरिया ना, उत्तर और दक्षिण ना, और कहा कोरिया, अर्थात उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है। अब अगली है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, 141 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, 141 अंश, दो तीन और बचे लिखा दिया जाए। ठीक, ये है अलास्का व कनाडा के बीच, कहां है, अलास्का व कनाडा के बीच, अलास्का व कनाडा, और अलास्का है कहां, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहां पर है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राइट कर लीजिए यूएसए, अलास्का। अगली राइट करते हैं 49वीं समांतर रेखा, कौन सी रेखा, 49वीं समांतर रेखा। ये कहां खींची गई है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ये भी कहां, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच। बाकी डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग ना। ठीक, एक और लिख लिया जाए, लिखिए ओडर नीसे रेखा, ओडर नीसे रेखा, ओडर नीसे रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, ऐसे रहेगा ना। ओडर नीसे रेखा, अरे पूर्वी जर्मनी भैया, पूर्व जर्मनी नहीं, पूर्वी जर्मनी गलत लिखा है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। ठीक,
तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स गॉड ना। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।